नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे गौरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपने प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के नए सेक्शन माने कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अपडेट से जुड़े नए सेक्शन की काफी सराहना की है और आपको ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जब आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं तो सच मानिए हमें एक नई प्रेरणा मिलती है इस शो को और बेहतर बनाने के लिए, इसके कंटेंट पर और सीरियसली काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार रेडियो उड़ान के साथ बनाए रखें और हम आपसे वादा करते हैं कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही आप रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलेक्सा, ट्यून इन या फिर किसी भी ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेडियो उड़ान से आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, हमारे शोज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। और इसी के साथ अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया हो या आपको कोई शो इतना पसंद आया हो जिसे आप फिर से एक बार सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर रेडियो उड़ान के कई सारे शोज अपलोडेड हैं और आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको हर एक शो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहरहाल दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप इन बारिश के दिनों में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे हैं और साथ ही इन बारिश के दिनों को गर्म चाय के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश के इन दिनों में रेडियो उड़ान के गानों के साथ आपके दिन झूमते हुए बीते जा रहे होंगे, लेकिन साथ ही आइए आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा अपडेट होने की तरफ। आइए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में डिसेबिलिटी जगत में क्या चल रहा है, कौन सी जॉब अलर्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और क्या है DEPWD के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। पहले सुनते हैं आज की शो की हेडलाइंस। NLU जोधपुर और राजीव के लूथरा फाउंडेशन ने मिलकर एक्सेसिबिलिटी लैब स्थापित करने के लिए MOU किया साइन। महाराष्ट्र में सरकारी लाभों के लिए विकलांग जनों को UDID कार्ड अनिवार्य। जल्द आ रहा है मित्रा ज्योति फाउंडेशन का 63वां डिजिटल लिटरेसी 3 मंथ्स रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओडिशा में ध्वनि फिल्म महोत्सव ने डिफरेंटली एबल्ड आवाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया स्थान। महाराष्ट्र में 719 कर्मचारियों पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का आरोप। राज्य सरकार जांच और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार। दिव्यांग शब्द और इंटरनेशनल डे, समाज की सोच में बदलाव और समान भागीदारी को बढ़ावा। हनोई में विकलांग बच्चों के लिए समान अवसर और पूर्ण विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला आयोजित। कारागार संस्कृति, जेलों में विकलांगता संबंधी सुविधाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। धनबाद के पहला कदम स्कूल को गौतम अडानी ने अगले 3 वर्षों में 3 करोड़ रुपए की सहायता देने का किया वादा। जाया और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सदस्य जयवंत जी को एशियन यूथ पैरा गेम्स के लिए चीफ द मिशन नियुक्त किया गया। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने राजीव के लूथरा फाउंडेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विश्वविद्यालय में राजीव के लूथरा NLUJ एक्सेसिबिलिटी लैब स्थापित की जाएगी। इस लैब का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को और अधिक एक्सेसिबल बनाना है। समझौते के अनुसार ये लैब दृष्टि, श्रवण, लोकोमोटर और
लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज उपलब्ध कराएगी। लैब में स्क्रीन रीडर्स, स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स, एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। दोनों संस्थानों के बीच हुए इस सहयोग का एक और प्रमुख हिस्सा है एनुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके तहत हर वर्ष NLU जोधपुर के 2 दिव्यांग छात्रों को लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेज में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिसे उन्हें प्रोफेशनल एक्सपोजर और लीगल प्रैक्टिस का अनुभव मिल सकेगा। खबर के अनुसार यह एक्सेसिबिलिटी लैब विश्वविद्यालय के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को दिव्यांग अनुकूल बनाने में भी योगदान देगी। योजना के तहत कैंपस वाइड एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स, फैकल्टी सेंसेशन प्रोग्राम्स और एक्सेसिबल करिकुलम डेवलपमेंट जैसे कदम भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने बताया है कि लैब के लिए आवश्यक प्रोक्योरमेंट, सेटअप और ट्रेनिंग प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और ये सुविधा फरवरी 2026 तक पूरी तरह से कार्यशील होने की उम्मीद है। MOU साइनिंग समारोह में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और राजीव के लूथरा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने उपस्थित रहकर इस पहल को इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। दोस्तों, खबर आती है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी UDID कार्ड को अब सरकारी लाभों और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो ये निर्णय 9 अक्टूबर 2025 से ही लागू किया गया है और सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे जनवरी 2026 तक UDID कार्ड वेरिफिकेशन पूरा कर लें। सरकारी लाभों में आरक्षण, पदोन्नति और अन्य सुविधाएं अब UDID कार्ड के आधार पर ही दी जाएंगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिला अस्पतालों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच के लिए दिए जाएं, ताकि UDID से जुड़ी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभाग ने फर्जी या अवैध विकलांगता प्रमाण पत्रों पर कड़ी कार्रवाई शुरू करने का संकेत भी दिया। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद 719 से अधिक सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी प्रमाण पत्र उपयोग के शक में सतर्कता बरती जा रही है और संबंधित विभागों को अवैध उपयोग की जांच के साथ नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया है। UDID के साथ दस्तावेजी सत्यापन का ये नया दायरा राज्य भर में निरंतर लागू किया जा रहा है, ताकि विकलांगजनों की सेवाओं में पारदर्शिता और प्रमाणीकरण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं मित्रा ज्योति फाउंडेशन के 63वें डिजिटल लिटरेसी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की। मित्रा ज्योति ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए अपने 63वें डिजिटल लिटरेसी 3 महीने के रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पंजीकरण अब शुरू कर दिए हैं। ये कार्यक्रम 5 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आयोजित होगा और सीटें सीमित हैं। ये प्रशिक्षण NIIT फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसे पूरा करने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कोर्स में MS ऑफिस, विंडोज, स्क्रीन रीडर्स जैसे NVDA और JAWS, इंटरनेट उपयोग, स्पोकन इंग्लिश, मोबिलिटी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और लीगल अवेयरनेस भी शामिल हैं। दोस्तों, प्रोग्राम के तहत प्रतिभागियों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ हैंड्स ऑन कंप्यूटर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन और मोबिलिटी स्किल्स, कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेशन और रोजगार एवं करियर दिशा निर्देशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये एक फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जो सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक चलेगा। योग्यता के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के दृष्टिबाधित उम्मीदवार, न्यूनतम 12वीं पास, हालांकि ये लचीला मानदंड है, और बुनियादी अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। सुविधाओं में सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, असिस्टिव टूल्स से लैस कंप्यूटर लैब, मोबिलिटी ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सपोर्ट भी शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2026। टेलीफोनिक स्क्रीनिंग के लिए कॉल करें 0802225872623 या 22587625, एक्सटेंशन 30। संपर्क प्रशिक्षक मिस्टर दीक्षित,
0974166348। नंबर फिर से नोट करें 09741663498 या फिर 08431725023। याद रहे 08431725023। श्रोताओं से विशेष अनुरोध किया जाता है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार से लेकर शनिवार तक आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, मार्क्स कार्ड, आय प्रमाण पत्र और 2 फोटोग्राफ्स। फीस संरचना में 200 रुपए पंजीकरण शुल्क है, 500 रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट 90% उपस्थिति के साथ और 1000 रुपए मासिक दान यानी आय आधारित और 625 रुपए NIIT प्रशिक्षण शुल्क शामिल है। दोस्तों, कार्यक्रम का पता जल्दी से नोट कर लीजिए। मित्रा ज्योति HSR लेआउट बंगलुरु 560102 560102। भुवनेश्वर से एक रिपोर्ट सुनते हैं। ओडिशा में आयोजित ध्वनि फिल्म महोत्सव, जो कि डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों की आवाजों को मंच देने के लिए समर्पित है, इस वर्ष अपनी 10वीं अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के साथ अधिक व्यापक रूप ले चुका है। इस महोत्सव का आयोजन पिछले 14 और 15 अक्टूबर को किया गया था। इसमें कुल 45 फिल्में प्राप्त हुईं, जिनमें से 8 अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियां थी। इस साल के फिल्म महोत्सव को स्पेशल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पोलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली और UAE सहित 5 देशों से फिल्में और प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम का केंद्रीय विषय था नई दुनिया में विकलांग व्यक्तियों का जीवन और आकांक्षाएं, और आयोजकों ने पारंपरिक संघर्ष केंद्रित प्रस्तुतियों से हटकर प्रतिभागियों की प्रतिभा, आकांक्षाएं और जीत की कहानियां दर्शाने पर जोर दिया। दोस्तों, महोत्सव के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार बिस्वाल, जो स्वयं भी डिफरेंटली एबल्ड अभिनेता और डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस वर्ष महोत्सव ने उन कहानियों को प्रमुखता दी जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार द्वारा सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विभाग का समर्थन इस पहल को मजबूत कर रहा है। बिस्वाल ने आगे कहा कि अब ध्वनि महोत्सव इन फिल्मों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के तरीकों पर काम कर रहा है, ताकि विशेषकर डिफरेंटली एबल्ड समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी प्रेरित किया जा सके। इस प्रकार ये फिल्म महोत्सव न केवल कला और सिनेमा के माध्यम से समावेशन को बढ़ा रहा है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकलांग लोगों की आवाजों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सजग रूप से प्रस्तुत करने का कार्य भी कर रहा है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 08071175 215 पर।
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार से। ये खबर पिछली खबर से ही जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में ये जानकारी दी है कि 719 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिनके बारे में आरोप है कि वे फर्जी या अवैध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का उपयोग सरकारी लाभ और भत्ते प्राप्त करने के लिए कर रही हैं। राज्य के दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने बताया कि ये मामला विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत सुविधाओं का दुरुपयोग करने से जुड़ा हुआ है। सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि अवैध दस्तावेजों की पहचान की जा सके। शिकायतों में शामिल है कर्मचारियों में सातारा में 78, पुणे में 46 और लातूर में 26 लोग। विशेष रूप से पुणे जिले में 21 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है,
क्योंकि उनके द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। नंदुरबार जिले में 2 कर्मचारियों को सेवा से हटा भी दिया जा चुका है। राज्य शासन के अनुसार जिन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएंगे या जिनकी दिव्यांगता का स्तर 40% से कम आंका जाएगा, उनके खिलाफ दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 11 के तहत और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अधिकारी कर्मचारियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को जारी एक सरकारी संकल्प यानी कि GR के तहत सभी विभागों को आदेश दिया कि वे दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की 3 महीने के भीतर पड़ताल और सत्यापन पूरा कराएं और 8 जनवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बाद भी जो प्रमाण पत्र अवैध पाए जाएंगे उनके फायदे वापस ले लिए जाएंगे और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये खबर है दिल्ली से। 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है और 2025 की थीम फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस रही है। भारत में दिव्यांग शब्द का प्रयोग पहले कई वर्षों से किया जा रहा है और अब ये सिर्फ भाषा नहीं रहा, इसके पीछे एक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की कहानी आ चुकी है। इस शब्द के इस्तेमाल करने से न केवल सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला है, बल्कि लोगों के वास्तविक योगदान और क्षमता पर फोकस करने वाला दृष्टिकोण भी दर्शाता है। ये सब इस विषय पर संचालित चर्चाएं और मीडिया कवरेज में लिखी हुई बातें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन समान अवसर और समाज में पूर्ण भागीदारी के हकदार है और उनके शामिल होने से ही समाज प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन शब्द को अपनाने के निर्णय के पीछे विशेष सम्मान की भावना है। पीएम मोदी जी ने भी दिव्यांगों की गरिमा, पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस समय दोहराई। 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए गरिमा, पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई बहनों ने अपनी रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान बनाई और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री के संदेश में ये उल्लेख भी है कि सरकार का दृष्टिकोण सिर्फ सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकलांगता से जुड़े लोगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है, ताकि वे अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर सके और सभी क्षेत्रों में समान भागीदार के रूप में शामिल हो सके। दोस्तों, खबर सुनते हैं वियतनाम के हनोई से। 4 दिसंबर को हनोई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जापान की वाकायामा यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ वियतनाम ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका विषय था विकलांग बच्चों के लिए भाषा और संचार हस्तक्षेप की गुणवत्ता में सुधार, ताकि उन्हें समान जीवन के अवसर और सर्वांगीण विकास मिल सके। कार्यशाला में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया समेत कई देशों ने शोधकर्ताओं के माध्यम से 50 से भी अधिक शोध प्रस्तुतियां की, जिनमें विशेषकर भाषा और संचार के क्षेत्र में विकलांग बच्चों की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि हर प्रकार की विकलांगता बच्चों को सीखने, जानकारी ग्रहण करने और संवाद क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। वियतनाम के शिक्षा मंत्रालय के सामान्य शिक्षा विभाग के उप निदेशक ताग्नुक त्रि ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में समावेशी शिक्षा को मानवतावादी और सतत दिशा में विकास करना आवश्यक है और इसके लिए डिजिटल तकनीक, संचार सहायता, टेक्नोलॉजी, एआई और प्रमाण आधारित शैक्षिक विधियों को एकीकृत किया जाना जरूरी है। यूनिसेफ वियतनाम की शिक्षा प्रमुख MS तारा ओ कोनेल ने बताया कि अगली दिशा में वे वियतनाम के शिक्षा मंत्रालय और हनोई शिक्षा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षकों का प्रशिक्षण, सहायक तकनीकों तक पहुंच, समावेशी शिक्षा केंद्रों का विकास और बेहतर डेटा एकत्रण पर काम करेंगी, ताकि
ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा प्रणाली में अदृश्य न रह जाए। दोस्तों, सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय से आ रहे निर्देश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में विकलांगता संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जीएन साईं बाबा और स्टेन स्वामी जैसे मामलों को मद्देनजर रखते हुए निरोध केंद्रों में विकलांगता कानून को लागू करने पर केंद्रित एक याचिका पर दिए गए हैं। इसमें प्रमुख बिंदु है सावधानिक गारंटी, यानी कि याचिका में विकलांगता वाले कैदियों के लिए समानता और गरिमापूर्ण जीवन की संवैधानिक गारंटी पर प्रकाश डाला गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों, जिनमें जेल में बंद व्यक्ति भी शामिल है, के लिए सरकारी सहायता को अनिवार्य बनाता है। कार्यान्वयन चुनौतियां। यद्यपि जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार मॉडल जेल मैनुअल, कानूनों और सलाहों के माध्यम से नीति को प्रभावित करती रहती है। कई राज्य जेल मैनुअल अप्रचलित हैं और कैदियों में शारीरिक क्षमता को ही मानकर चलते हैं। पृथक्करण पर न्यायालय का रुख है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति आधारित पृथक्करण को असंवैधानिक घोषित किया तथा वो जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर व्यापक भेदभाव की निगरानी कर रहे हैं। विकलांगता से संबंधित सुविधाओं के लिए स्पष्ट कर्तव्यों को शामिल करने के लिए जेल मैनुअल्स में संशोधन तथा समय से विकलांगता की जांच करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बजटीय आवंटन भी किए जाएंगे। मुख्य दायित्वों के रूप में सुगम्यता और गैर भेदभाव को संबोधित करने के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की जाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं झारखंड से। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने मंगलवार को धनबाद में स्थित पहला कदम स्कूल और नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट का दौरा किया, जो दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और अन्य सेवाएं प्रदान करती हैं। उन्होंने इस मौके पर दिव्यांग बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई उड़ान कैफे जैसे प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया, जहां बच्चों को फूड और बेवरेज सेक्टर से जुड़े प्रैक्टिकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दिए जाते हैं। स्कूल संचालकों के मुताबिक गौतम अडानी ने बच्चों, शिक्षकों और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और दिव्यांग छात्रों के कल्याण के लिए आगे सहायता का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में पहला कदम स्कूल को कुल 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें हर साल 1 करोड़ का समर्थन शामिल है। ये निधि मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा, थेरेपी, कौशल प्रशिक्षण और बेहतर अवसरों के विकास में खर्च की जाएगी। नई उड़ान कैफे का उद्देश्य है कि दिव्यांग छात्रों को स्वावलंबी बनने और रोजगार उन्मुख कौशल सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, जिसमें खाना बनाना, कैफे प्रबंधन, सर्विंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े व्यावहारिक अनुभव भी शामिल है। प्रशिक्षण केंद्र छात्रों को आत्मनिर्भरता की दिशा में तैयार करने का कदम माना जा रहा है। स्कूल के निदेशक ने कहा कि अडानी का ये योगदान और समर्थन संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बच्चों को स्वतंत्र जीवन कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस पहल को शिक्षा और सशक्तिकरण के समावेशी दृष्टिकोण का एक सकारात्मक उदाहरण बताया जा रहा है। दोस्तों, खेल जगत से खास खबर में सुनते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के लिए भारतीय टीम के चीफ द मिशन के रूप में जयवंत जी को नियुक्त किया गया है, जिसमें के भारतीय पैरालंपिक समिति की ओर से युवा पैरा एथलीटों के नेतृत्व और समन्वय की जिम्मेदारी वे संभालेंगे। ये पद भारतीय दल की तैयारी, प्रस्थान और खेल कार्यक्रम के दौरान नेतृत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एशियन यूथ पैरा गेम्स अब दुनिया भर के युवा पैरा एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच बन चुका है, जहां पे छात्र खेल प्रतिभाएं अपनी क्षमता दिखाते हैं और प्रतियोगिता के द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं। इस आयोजन में एशिया के विभिन्न देशों के युवा प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं और ये खेलों का आयोजन पैरालंपिक स्तर के खेलों की ओर कदम रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। गोवा के श्री जयवंत जी हम्मनवार, इन्हें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के चीफ द मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है।
इससे ये संकेत मिलता है कि भारतीय पैरा स्पोर्ट्स को नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन के साथ मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा, ताकि युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन पर फोकस कर सके, टीम में प्रशिक्षक, सहायक स्टाफ और युवा खिलाड़ियों का समन्वय हो सके, विशेष रूप से जब ये प्रतियोगिता उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं वियतनाम के हनोई से। 4 दिसंबर को हनोई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जापान की वाकायामा यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ वियतनाम ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका विषय था विकलांग बच्चों के लिए भाषा और संचार हस्तक्षेप की गुणवत्ता में सुधार, ताकि उन्हें समान जीवन के अवसर और सर्वांगीण विकास मिल सके। कार्यशाला में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया समेत कई देशों ने शोधकर्ताओं के माध्यम से 50 से भी अधिक शोध प्रस्तुतियां की, जिनमें विशेषकर भाषा और संचार के क्षेत्र में विकलांग बच्चों की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि हर प्रकार की विकलांगता बच्चों को सीखने, जानकारी ग्रहण करने और संवाद क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। वियतनाम के शिक्षा मंत्रालय के सामान्य शिक्षा विभाग के उप निदेशक टाग्नुक त्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में समावेशी शिक्षा को मानवतावादी और सतत दिशा में विकास करना आवश्यक है, और इसके लिए डिजिटल तकनीक, संचार सहायता, टेक्नोलॉजी, एआई और प्रमाण आधारित शैक्षिक विधियों को एकीकृत किया जाना जरूरी है। यूनिसेफ वियतनाम की शिक्षा प्रमुख MS तारा ओ कोनेल ने बताया कि अगली दिशा में वे वियतनाम के शिक्षा मंत्रालय और हनोई शिक्षा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षकों का प्रशिक्षण, सहायक तकनीकों तक पहुंच, समावेशी शिक्षा केंद्रों का विकास और बेहतर डेटा एकत्रण पर काम करेंगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा प्रणाली में अदृश्य न रह जाए। इस हफ्ते हम जस्टिस कनेक्ट में 2 जजमेंट्स की बात करेंगे। एक है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट इन अ केस कॉल्ड चटर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा केस था जिसमें अ पर्सन वाज वर्किंग इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ही अटैक्ड वन ऑफ हिज सीनियर्स एंड उन्होंने उनके साथ रूडली भी बिहेव किया और भी इनके साथ 3 या 4 इनडिसिप्लिन के एक्शंस लिए गए थे। इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई और इनको सर्विस से हटा दिया गया, कंपलसरी रिटायरमेंट पे रख दिया गया, जो बाद में स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट्स तक जाकर के बात रुक गई। बट इस बीच इनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ और ये पाया गया कि इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियरल डिसऑर्डर है, OCBD। बट ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में ये चीज को ध्यान दिया गया, ना कि पनिशमेंट देते टाइम, जबकि ये क्लियरली एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी है RPWD एक्ट के थ्रू एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के। तो इन्होंने अपने अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया उसको चैलेंज किया और उसमें फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने वो एक्शन को सेट असाइड कर दिया, ये बोलते हुए कि एक तो आप लोगों ने इनकी डिसेबिलिटी का ध्यान नहीं दिया, आपने ये नहीं देखा कि क्योंकि इनको मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी है इस वजह से इनका ये एक्शन हुआ होगा, और आपने इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी इनको अवेलेबल नहीं कराए जब इन्होंने इंक्वायरी के दौरान मांगे। तो ये क्लियर कट वायलेशन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का एज वेल एज RPWD एक्ट का। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इनके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन था वो क्वॉश कर दिया। एंड दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनको रीइंस्टेट किया जाए विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। हाँ, बस ये है कि फायर आर्म्स इनसे हैंडल नहीं कराए जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है इस हफ्ते का वो है हमारा जो मेरा ही एक केस है, राहुल बजाज वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसमें जो टीवी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं टेलीविजन कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, उनमें उनका ना नोटिफाई करना गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से ये एक लीगली एनफोर्सिएबल नहीं बन पाए हैं, इनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को ड्राफ्ट फॉर्म में इनको रखा गया है, ये चीज़ को चैलेंज किया गया। और ऑडियो डिस्क्रिप्शन के लिए या फिर सेट टॉप बॉक्स वगैरह की एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है टेलीविजन में, इस चीज़ को सामने रखा गया। तो कोर्ट ने इस चीज़ का सीरियस व्यू लेते हुए सरकार को 29 जनवरी तक जवाबदेही उनकी रखी है। दे हैव बीन आस्क्ड टू आंसर एज टू व्हाट स्टेप दे आर टेकिंग इन दिस डायरेक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं
रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जहां पर अब वक्त हो चला है हमारे आज के DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने कवर की डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली तमाम सोशल मीडिया अपडेट्स, जो कि ज्यादातर जुड़ी हुई थी राष्ट्रपति अवार्ड्स के साथ। तो आइए इस हफ्ते सुनते हैं अवार्ड सेरेमनी के साथ साथ कुछ अन्य पोस्ट भी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के क्षेत्रों में दिव्यांग सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, रोजगार, सुगम्यता, शासन तथा अधिकारों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में जय वकील फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में विंध्य इंफो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी श्रेणी में सारथी CRM प्राइवेट लिमिटेड, सुगम्य भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में लुंगलेई जिला प्रशासन, सुगम्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी श्रेणी में बैरियर ब्रेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, समावेशी शिक्षा, सुगम्यता और दिव्यांग कल्याण योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिव्यांग कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुगम और समावेशी वातावरण के निर्माण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में राजकोट जिला गुजरात, RPWD अधिनियम के सफल क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिव्यांगजन आयुक्त उड़ीसा, पुनर्वास पेशेवर तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ संगठन श्रेणी में प्रमिला कटियार स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, समानता और समावेशिता का मतलब सिर्फ बड़े बदलाव नहीं, बल्कि वे छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो दिल को छू लेते हैं। जोमैटो की ये फिल्म बताती है कि दिव्यांगजनों के लिए की गई हमारी एक छोटी कोशिश भी उनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान ला सकती है। #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत, ये शख्स है खास। दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म भी पोस्ट के साथ साझा की गई है, जिसमें जोमैटो डिलीवरी बॉय की एक डिलीवरी दिखाई गई है, जिसमें उनका सक्सेस रेट, आज तक किए गए डिलीवरी के नंबर दिखाए गए हैं और साथ ही बताया गया है कि राकेश सुन नहीं सकते। ये वीडियो पोस्ट के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शामिल है। आप इसे डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। अपनी अगली पोस्ट में डिप्रेशन के बारे में लिखते हुए डिपार्टमेंट कहते हैं, डिप्रेशन सच होता है, डिप्रेशन इज रियल। इसे समझने की जरूरत है, चुप रहने की नहीं। ये ऐसा दिख सकता है जैसा कि लगातार उदासी, जल्दी थकान महसूस होना, नेगेटिव या परेशान करने वाले विचार, उन कामों में दिलचस्पी खत्म होना जिन्हें आप कभी पसंद करते थे, नींद या भूख में बदलाव, खुद को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या के विचार। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कृपया मदद ले। मदद, देखभाल और जल्दी इलाज से जिंदगी बदल सकती है। आइए खुलकर बात करें, बिना किसी को जज किए उन्हें सुने और मेंटल हेल्थ के लिए एक साथ खड़े हों। आप अकेले नहीं हैं। #मेंटल हेल्थ मैटर्स। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। इसी के साथ साथ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स भी यहीं पर समाप्त होता है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इससे जुड़े आपके व्यूज हमसे जरूर साझा करें। आप चाहे तो YouTube के कमेंट्स माध्यम से हमें अपने विचार भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगले शो तक, अगले शुक्रवार तक, टेक केयर, स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यहीं समाप्त होता है। जाते जाते
सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। NLU जोधपुर और राजीव के लूथरा फाउंडेशन ने मिलकर एक्सेसिबिलिटी लैब स्थापित करने के लिए MOU किया साइन। महाराष्ट्र में सरकारी लाभों के लिए विकलांगजनों को UDID कार्ड अनिवार्य। जल्द आ रहा है मित्रा ज्योति फाउंडेशन का 63वां डिजिटल लिटरेसी 3 मंथ्स रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओडिशा में ध्वनि फिल्म महोत्सव ने डिफरेंटली एबल्ड आवाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया स्थान। महाराष्ट्र में 719 कर्मचारियों पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का आरोप। राज्य सरकार जांच और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार। दिव्यांग शब्द और इंटरनेशनल डे, समाज की सोच में बदलाव और समान भागीदारी को बढ़ावा। हनोई में विकलांग बच्चों के लिए समान अवसर और पूर्ण विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला आयोजित। कारागार संस्कृति, जेलों में विकलांगता संबंधी सुविधाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। धनबाद के पहला कदम स्कूल को गौतम अडानी ने अगले 3 वर्षों में 3 करोड़ रुपए की सहायता देने का किया वादा। जाया और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सदस्य जयवंत जी को एशियन यूथ पैरा